फिल्म की शुरुआत में हम गहरे नीले समंदर की खामोश गहराइयों में कुछ हलचल देखते हैं, जहां पत्थरों और चट्टानों के बीच से एक अजीब सा धुआं या जहरीला केमिकल निकलता हुआ महसूस होता है। तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें एमिली और रैंडल सवार हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ अनकही उलझने और दबा हुआ तनाव भी है। इसी तनाव से दूर रहने और एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिताने के लिए वे रैंडल के पिता के एक शानदार बीच हाउस पर आए हैं। ये घर बिल्कुल समंदर के किनारे है, शांत, खूबसूरत और दुनिया से कटा हुआ। घर पहुंचकर दोनों थक कर बेड पर लेट जाते हैं। खिड़की से समंदर की ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। रैंडल मुस्कुराकर कहता है, हमें यहां सिर्फ 2 दिन नहीं, कम से कम 1 साल रहना चाहिए। एमिली, जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई और करियर को लेकर ज्यादा सीरियस है, हल्की सी मुस्कान के साथ मना कर देती है। कुछ देर बाद एमिली फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है। नल खोलते ही उसे पानी कुछ अजीब सा लगता है, जैसे उसमें कुछ मिला हुआ हो। जब वो शीशा खोलती है तो पीछे ढेर सारी दवाइयां रखी होती हैं। एमिली को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो घर इतना साफ सुथरा कैसे है, और ये दवाइयां यहाँ क्यों हैं? वो अभी यही सब सोच रही होती है कि अचानक उसकी नजर हॉल में खड़ी एक अजनबी औरत पर पड़ती है। एमिली घबराकर रैंडल को आवाज देती है। दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहां एक उम्रदराज महिला खड़ी है जिसका नाम जेन है। जल्दी पता चलता है कि यह घर असल में रैंडल के पिता का नहीं, बल्कि जेन का है, जो उसकी पुरानी दोस्त है। तभी जेन का पति मिच भी वहां आ जाता है। वो कभी प्रोफेसर हुआ करता था और बड़े अपनापन दिखाते हुए दोनों से बात करता है। एमिली थोड़ी झिझक के साथ कहती है कि वे किसी होटल में चले जाएंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, लेकिन मिच जोर देकर कहता है, घर बहुत बड़ा है, हम सब साथ रह सकते हैं। वो उन्हें डिनर साथ करने के लिए भी मना लेता है। इसके बाद एमिली बाहर चली जाती है। गुस्से में वो रैंडल पर भड़क जाती है। वो कहती है, हमारी लाइफ में पहले ही इतनी परेशानियां हैं। मैं यहां तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताने आई थी और यहां पहले से ही 2 लोग रह रहे हैं। रैंडल अपनी गलती मान लेता है। वो शांत होकर एमिली को समझाता है कि वे बस 1-2 दिन यहाँ रुकेंगे और फिर कहीं और चले जाएंगे। धीरे धीरे माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है और रात का खाना शुरू हो जाता है। हंसी मजाक के बीच एमिली अपने करियर के बारे में बताती है। वो एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट है और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी रिसर्च कर रही है। बातों बातों में एमिली एक बेहद गहरी और सोचने वाली बात छेड़ देती है। वो कहती है कि पूरी कायनात में पृथ्वी एक बेहद दुर्लभ जगह है। यहाँ जीवन इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल परफेक्ट है। इंसान और बाकी जीव सिर्फ कार्बन से बने हैं, जिन्हें जिंदा रहने के लिए एक तय तापमान और वातावरण चाहिए। अगर इन परिस्थितियों में जरा सा भी बदलाव आ जाए तो हमारा पूरा वजूद मिट सकता है। मिच और जेन ये सब सुनकर बस एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। एमिली की थ्योरी उनकी समझ से कहीं बाहर थी। तभी रैंडल बातचीत का रुख बदल देता है। वो हंसते हुए कहता है, मैंने तो कॉलेज ही छोड़ दिया था। वो अपनी नाकामियों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे स्कूल कॉलेज कभी पसंद नहीं आए। उसके हिसाब से जब दुनिया इतनी खूबसूरत है तो किताबों में घुसकर जिंदगी क्यों बर्बाद करनी। इसी बीच उनकी शराब खत्म हो जाती है। रैंडल कुछ और करने का सोचता है। एमिली उसे टोकती है, इतने बुजुर्ग लोगों के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन रैंडल नहीं मानता। वो मिच और जेन को इन्फ्यूज्ड चॉकलेट ऑफर करता है। वो कहता है कि इससे बस थोड़ी शांति मिलेगी और अच्छा महसूस होगा। धीरे धीरे उन नशीली चॉकलेट्स का असर शुरू हो जाता है। मिच और जेन को अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है, लेकिन उसी वक्त बाहर समंदर के किनारे माहौल बदलने लगता है। वो रहस्यमयी धुआं अब धीरे धीरे घर की बाउंड्री को पार कर रहा होता है। डिनर के बाद एमिली अपनी साइंस की बातों को और गहराई से समझाने लगती है। वो बताती है कि करोड़ों सालों से समंदर की गहराइयों में दबे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और धरती के तत्व आपस में कैसे रिएक्ट करते रहते हैं। उसके मुताबिक अगर कभी धरती का तापमान बदला तो ये दबे हुए तत्व बाहर निकलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। इसके बाद जब वे बालकनी में आते हैं तो समंदर से उठता हुआ नीले रंग का चमकता कोहरा देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो नजारा इतना जादुई और खूबसूरत था कि जेन चॉकलेट के नशे में पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो रैंडल से बाहर जाने की बात कहती है और अकेली ही उस नीली रोशनी की तरफ खिंचती चली जाती है। इधर बालकनी में एमिली और मिच बातें कर रहे होते हैं। मिच कहता है कि आजकल की जनरेशन को साइंस के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, जो कभी कभी डरावना लगता है। एमिली मुस्कुराकर जवाब देती है कि समझ जितनी ज्यादा होगी, हम आने वाले खतरों के लिए उतने ही तैयार रहेंगे। लेकिन तभी हवा का रुख बदल जाता है। एक बहुत ही सड़ी हुई और अजीब सी गंध फैलने लगती है। वे दोनों अंदर आते हैं। रैंडल नशे की हालत में बेसुध पड़ा होता है, लेकिन जेन कहीं दिखाई नहीं देती। बाहर समंदर के किनारे जेन उस नीले कोहरे के बीच खड़ी थी।
वहां उसे कुछ अजीब चिपचिपे और जेली जैसे जीव दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उन्हें छूती है, उस धुएं के असर से उसे जोरदार खांसी आने लगती है, लेकिन नीली रोशनी का सम्मोहन इतना गहरा था कि वो चाहकर भी वापस नहीं मुड़ पाती। घर के अंदर एमिली और मिच जेन के बारे में पूछते हैं। रैंडल बताता है कि वो बाहर चली गई थी। मिच जेन को ढूंढने के लिए घने कोहरे में बाहर निकल जाता है। अब घर में सिर्फ एमिली और नशे में डूबा रैंडल रह जाते हैं। एमिली खिड़की से बाहर देखती है और महसूस करती है कि वही नीला कोहरा अब धीरे धीरे घर के अंदर रिस रहा है। उस अजीब गंध के असर से उसका सिर चकराने लगता है और एमिली फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब एमिली को होश आया तो रात का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। अचानक उसे जेन की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर बाहर निकलती है, लेकिन मिच दरवाजा अंदर से बंद कर चुका होता है। कोई रास्ता न देखकर मजबूरन एमिली वापस सोने चली जाती है। उसकी नींद डरावने सपनों से भरी होती है। सुबह जब आंख खुलती है तो रैंडल अब भी सो रहा होता है। एमिली उसे जगाती है और पछतावे के साथ कहती है कि उन्हें वो चॉकलेट्स नहीं देनी चाहिए थी। उसे लगने लगता है कि जेन की तबीयत बहुत खराब हो गई है और यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। रैंडल को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ रुकने का उसका फैसला एक बड़ी गलती थी। वे देखते हैं कि नीला कोहरा अब गायब हो चुका है और बाहर तेज धूप निकल आई है। फ्रेश होने के लिए वे बीच पर जाने का सोचते हैं। हॉल में उन्हें जेन दिखाई देती है। एमिली आवाज लगाती है, लेकिन जेन कोई जवाब नहीं देती। वो वही दवाइयां खा चुकी होती है जो एमिली ने शीशे के पीछे देखी थी। एमिली उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जेन बिना एक शब्द बोले लाश की तरह अपने कमरे में वापस चली जाती है। रैंडल और एमिली अब भी सोचते हैं कि शायद ये सब नशे का असर है। इसके बाद वे दोनों समंदर के किनारे जाते हैं और धूप में रेत पर लेट जाते हैं, लेकिन सुकून के वो पल बस कुछ ही सेकंड टिकते हैं। रैंडल को अचानक पेट में तेज मरोड़ महसूस होती है। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो एमिली को वही छोड़कर घर की तरफ भागता है। घर के अंदर बाथरूम में हाथ धोते वक्त उसे पानी चिपचिपे लिक्विड जैसा महसूस होता है। तभी जेन के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है और वो उसकी मदद के लिए अंदर जाने लगता है। इधर बीच पर एमिली के पास अचानक मिच आ जाता है। वो बहुत अजीब और शांत तरीके से बातें करता है, लेकिन उसकी आवाज में मौत की गूंज होती है। वो कहता है, मौसम कितना अच्छा है ना, लेकिन जब हम किसी अपने को बदलते हुए देखते हैं तो समझ आता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। एमिली कुछ समझ पाती उससे पहले ही मिच समंदर की लहरों की तरफ बढ़ने लगता है। एमिली उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो पानी के अंदर चलता जाता है और देखते ही देखते समंदर की गहराइयों में समा जाता है। एमिली सदमे में खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे रेत पर पड़ती है। वो नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। पूरी रेत पर इंसानी अंगों जैसे दिखने वाले अजीब जीव और लंबी लंबी नसें बिखरी हुई थीं। वे परजीवी थे, जिंदा, हिलते हुए। एमिली को अपने पैर में असहनीय दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि एक लंबी पतली सुई जैसी चीज उसके पैर के तलवे को चीरकर अंदर घुस चुकी है। वो मांस को फाड़ते हुए उसकी नसों में रेंगने लगती है। अब बीच पर सुकून का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ समुद्री जीवों की क्षत विक्षत लाशें पड़ी थीं, जैसे समंदर ने अपना सारा जहर और कचरा बाहर उगल दिया हो। एमिली दर्द से तड़पती हुई घर की तरफ भागती है। उसका पैर उस परजीवी की वजह से बुरी तरह सूज चुका था। वो रैंडल को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हार मानकर वो एक नुकीली चीज उठाती है। अपनी चीख दबाते हुए वो उस लंबे कीड़े को अपने मांस से बाहर खींच निकालती है। तभी उसकी नजर रैंडल पर पड़ती है। रैंडल जमीन पर घिसटता हुआ जा रहा था। उसकी हालत अधमरी हो चुकी थी और उसके ठीक पीछे जेन रेंग रही थी। वो किसी भूखे ज़ॉम्बी की तरह रैंडल का पीछा कर रही थी। एमिली अपनी जान बाजी लगाकर रैंडल को खींचती है, उसे घर से बाहर निकालती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। उन्हें यहां से तुरंत भागना था, लेकिन गाड़ी की चाबी उसी नर्क बन चुके घर के अंदर रह गई थी। अब उनके पास पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में रैंडल टूटती आवाज में बताता है कि वह जेन की मदद करने अंदर गया था, फिर अचानक बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। उसके पूरे शरीर की नसें नीली पड़ रही थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई जहर उसे खा रहा हो। वे पैदल हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते थे। एमिली पास के घर में मदद मांगती है, लेकिन वहां भी एक इन्फेक्टेड आदमी उन पर हमला करने की कोशिश करता है। अब वे वहां से और दूर पैदल चलने लगते हैं। तभी वही नीला जहरीला कोहरा फिर से गहराने लगता है। रास्ते में उन्हें एक लावारिस गाड़ी मिलती है। एमिली रेडियो चालू करती है और मदद के लिए चिल्लाती है। दूसरी तरफ से एक कमजोर आवाज आती है, अगर जिंदा रहना है तो इस कोहरे को सांसों के अंदर मत जाने देना। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, सिग्नल कट जाता है। मौत अब हवा में तैर रही थी। एमिली और रैंडल एक बंद घर के पास पहुंचते हैं।
कोहरे से बचने के लिए वे खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। एमिली तुरंत कमरे के दरवाजे सील कर देती है ताकि कोहरा अंदर ना आ सके। घर पूरी तरह खाली था। किचन में नल खोलते ही पानी नहीं, वही सड़ा हुआ चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है। अब एमिली को सब समझ आ जाता है। वो रैंडल से कहती है, ये सिर्फ कोहरा नहीं है, समंदर का तापमान बढ़ने से करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया और केमिकल्स गैस बनकर हवा में फैल गए हैं। पूरी हवा अब जहर बन चुकी है। रैंडल टूट चुका था। वो तड़पते हुए कहता है, मैं नहीं बचूंगा। तभी उनकी नजर कोने में रखे एक रेडियो पर पड़ती है। उससे मिलिट्री और वैज्ञानिकों का एक संदेश बार बार गूंज रहा था। रेडियो बता रहा था कि ये कोई आम कोहरा नहीं है, ये समंदर की गहराइयों में दबे हजारों साल पुराने प्री हिस्टोरिक बैक्टीरिया और जहरीली मीथेन गैस का खतरनाक मिश्रण है। ग्लोबल वार्मिंग से समंदर के अंदर का दबाव बदला और ये बैक्टीरिया बाहर निकल आए। ये लिक्विड इंसानी शरीर के सेल्स से रिएक्ट करके एक नया बायोलॉजिकल फॉर्म बना रहा है। चेतावनी दी गई कि ये बैक्टीरिया हवा और पानी के जरिए फेफड़ों और नसों में घुसकर इंसान को अंदर से गलाते हैं और एक नया परजीवी जीव पैदा करते हैं। एमिली रैंडल को हिम्मत देती है और घर के बेसमेंट में उतरती है। वहां उसे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते हैं। उसे लगता है कि इनके सहारे वह इस जहरीली हवा से बचकर भाग सकते हैं, लेकिन ऊपर आते ही एक कमरे में वो इस घर के मालिक को देखती है। उसके शरीर से विभत्स बैक्टीरिया का ढांचा बाहर निकल चुका था, इंसानी अंगों और समुद्री जालों का एक घिनौना मेल। एमिली जब रैंडल के पास जाती है तो उसकी रूह कांप जाती है। रैंडल के मुंह से भी वही सड़ा हुआ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। वो एक बेजुबान ज़ोंबी की तरह एमिली की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। भारी मन से एमिली को अपने प्यार को वहीं छोड़ना पड़ता है। वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर बाहर खड़ी एक गाड़ी में बैठती है और पागलों की तरह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रात का गहरा अंधेरा और घना नीला कोहरा उसकी आंखों के सामने सब धुंधला कर देता है। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। एक्सीडेंट में एमिली का ऑक्सीजन मास्क टूट जाता है। वो जहरीली हवा के संपर्क में आ जाती है। धीरे धीरे उसके शरीर में भी नीली नसें उभरने लगती है। अगली सुबह होती है। समंदर वही है, धूप वही है, नजारा अब भी खूबसूरत है, लेकिन ये दुनिया अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची थी। एमिली बीच पर दिखाई देती है। वो जिंदा तो थी, पर अब खुद उसी समुद्री इन्फेक्शन का हिस्सा बन चुकी थी। तभी एक समंदर की लहर आती है और उसे वापस उन्हीं गहराइयों में बहा ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था, और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। एक बात साफ हो जाती है, हम इंसान इस धरती के मालिक नहीं, बस मेहमान हैं। जिस दिन कुदरत ने हिसाब मांगना शुरू किया, उस दिन ना हमारी साइंस बचेगी और ना हमारी जिद। अगर आपको ये खौफनाक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा बने। धन्यवाद।